हेलो एवरीवन, क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे ना कि मैम टर्म 2 एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो देखा जाए तो सीबीएसई ने आपकी इन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए रिलीज़ कर दिया है एक बढ़िया सा सैम्पल पेपर। एक सैम्पल पेपर का टारगेट क्या होता है कि जो भी आपकी प्रिपरेशंस चल रही हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के, उन सभी प्रिपरेशंस को, उन सभी तैयारियों को एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि भाई तैयारी अगर कर ही रहे हो तो इस डायरेक्शन में करो। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले तो हम एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि टर्म 2 एग्ज़ाम्स में हम होंगे कामयाब के साथ, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर एक्सक्लूसिवली फॉर योर सेकेंड टर्म एग्जाम्स। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए तो ये जो पूरा सैम्पल पेपर है ये कितने मार्क्स का है? ये है टोटल 40 मार्क्स का, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 घंटे। ठीक है, जो कि काफ़ी है। अब हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। एक ट्विस्ट आ चुका है भाई। देखा जाए तो हम इतने यूज टू हो गए हैं इन ट्विस्ट और टर्न्स से, जो कि सीबीएसई हमको देता है कि अब हमको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर का महा ट्विस्ट क्या है कि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। नाउ द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, ए, बी एंड सी, और टोटल आपको सॉल्व करने होंगे 15 क्वेश्चंस। कितने? 15 क्वेश्चंस, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए हैज़ 7 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में आपके पास 7 सवाल आएंगे और हर एक सवाल होगा 2 मार्क्स का। सेक्शन बी में आपके पास आएंगे 6 सवाल और हर एक सवाल होगा 3 मार्क्स का। और सेक्शन सी में बेसिकली आपके पास 2 केस स्टडीज़ आने वाली हैं। अब आप बोलोगे कि मैम 2 का क्या मतलब है? भाई होता क्या है, एक फिजिक्स की होती है, एक केमिस्ट्री की होती है, एक बायोलॉजी की होती है। लेकिन इस बार सेक्शन सी में 2 केस स्टडीज़ क्यों हो रही हैं? देखो, एक तो होगी बायोलॉजी की और दूसरी होगी फिजिक्स की। जो टर्म 2 एग्ज़ाम का जो सैम्पल पेपर आया है ये वाला, इसमें केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो कम हो गया है। मेरे हिसाब से केवल 10 मार्क्स की आई है केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सेक्शन सी में आपको 2 केस स्टडीज़ मिलेंगी। एक होगी बायोलॉजी की, जो कि आप सॉल्व कर ही चुके होंगे, और एक होगी आपके फिजिक्स की, और हर एक केस स्टडी के ऊपर आप बोल सकते हो कि होंगे 4 मार्क्स। ठीक है, internal choices have been provided in some questions. A student has to attempt only one of the alternatives in such questions. कुछ सवालों में आपको चॉइसेस मिलेंगी, तो उन चॉइसेस में से केवल एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर आना। ये मत सोचना कि मैम ने तो दोनों सवाल पढ़ाए थे, दोनों हमसे बनते तो हम तो दोनों लिख कर आएंगे। नहीं, ऐसा प्लीज़ मत करना। ठीक है ना। चलिए, तो जो इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपरली जो क्वेश्चन पेपर है, जो सैम्पल पेपर है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे सेक्शन ए के साथ, फिर जाएंगे बी पर और फिर जाएंगे सेक्शन सी पर। ठीक है, तो सेक्शन ए का ये सवाल आपके सामने आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये अगेन कितने मार्क्स का है? ये है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सवाल हमसे बोल क्या रहा है कि द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। आपके पास ये 4 एलिमेंट्स आए हैं, और सीबीएसई से जाकर के बोल दो कि ये जो आपने इन 4 एलिमेंट्स की आइडेंटिटीज छुपाने की हमसे कोशिश करी है ना, ये एकदम बेकार की कोशिश है। क्यों? क्योंकि टर्म 2 एग्जाम्स में केमिस्ट्री के जो दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं, उन दोनों ही चैप्टर्स का हम रिवीजन कर चुके हैं 1 शॉट रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू। तो अब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाए, उस कन्फिग्रेशन से आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बेकार सी कोशिश करी गई थी, कोशिश किसी काम में आई नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या कि आपको यहाँ पे टेबल दी गई है, एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस दिए गए हैं। अब इस सवाल के हैं 2 पार्ट्स, ए एंड बी। ये भी है 1 मार्क का, ये भी है 1 मार्क का। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट या एलिमेंट्स
विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। अब इन चारों ही एलिमेंट्स में से आपको एलिमेंट या एलिमेंट्स चूज करने होंगे वो वाले जो कि कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सके। भाई मैंने आपको बताया था ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में कि जो कार्बन है ना वो हमेशा इसी गिल्ट में रहता है कि भाई ना मैं C4 पॉजिटिव आयन बना सकता हूँ ना मैं C4 नेगेटिव आयन बना सकता हूँ। याद करो मैंने आपको एग्जैक्ट NCERT की लाइंस बताई थी कि जो कार्बन एटम है ना वो C4 पॉजिटिव आयन बनाएगा ना वो C4 नेगेटिव आयन्स बनाएगा, यानी कि आयन्स बना ही नहीं सकता है। तो फिर आप बोल सकते हो कि रास्ता क्या बचा, एक ही रास्ता है और वो ये है कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे। और जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो हम बोलते हैं कि क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो अगर हम बात करें अपने पहले एलिमेंट की, पी एलिमेंट की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2,6, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल आप बोल सकते हो कि हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी कितने होने वाले हैं, 8 ही होने वाले हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो आप बोल सकते हो कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं। और कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 होता है यार, ऑक्सीजन का। तो यानी कि जो पी एलिमेंट है ये और कोई नहीं, ये है ऑक्सीजन एलिमेंट। इसीलिए कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ आइडेंटिटी को छुपाने का, हमें तो समझ में आ गया कि कौन सा एलिमेंट है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है। ठीक है, तो ये पी एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि क्या ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है? अरे बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। इस समय जब ये बात मैंने आपसे बोली है और जब आपने ये बात सुनी है तो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पढ़ाई तो चल रही है लेकिन इसके अलावा हम सांस भी तो ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ब्रीदिंग भी तो चल रही है। तो जिस समय हम सांस छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स का, कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? तो कहने को तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल और कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन बिल्कुल होगा। तो ये तो भाई कर सकता है, जो पी एलिमेंट है ये तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा कार्बन के एटम के साथ, मतलब कार्बन के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू एलिमेंट की। क्यू एलिमेंट का कन्फिगरेशन क्या है, 2,8,1। अरे 2,8,1 का क्या मतलब होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 + 8 + 1 11। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, इसका मतलब क्या, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 11। और कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम का, यानी कि ये और कोई नहीं, ये है अपना प्यारा सोडियम एलिमेंट। क्या सोडियम एटम कभी भी कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? देखो चलो एक काम करते हैं, बना के देख लेते हैं। कार्बन के यहाँ पे मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं और सोडियम का यहाँ पे मैंने 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, अब कार्बन बोलेगा, फर्स्ट करो कार्बन बोलता है सोडियम एटम से कि भाई मेरे पास ना 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अगर मुझे कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो मैं जो है ना, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ ना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, मैं तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और बदले में तुम भी क्या करो, मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो सोडियम एटम बोलेगा कि यार मेरे पास तो मतलब मैं तो खुद ही अनस्टेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, तब जाकर के मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो मेरी मम्मा ने तो मुझे बोला है कि सोडियम बेटा एक काम करो, तुम जो है ना अपना जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसको दे दो। भाई 7 तो तुमको कोई इलेक्ट्रॉन देने से रहा, तो तुम एक काम करो ना, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस उसी को तुम निकाल दो। तो क्या होगा, अब आउटर मोस्ट शेल जो है वो ये वाला हो जाएगा और इसमें तो वैसे भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ऑक्टेट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम एटम बोलेगा कि मेरी मम्मा ने तो मुझे ये बोला है कि तुम जो अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको तुम दे दो। अगर फर्ज करो अगर मैं तुम्हारे साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता भी हूं तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होगा क्या, तुमने मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, मैंने भी क्या करा, बदले में तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो उस हिसाब से तो मेरे वैलेंस शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अरे यार 1 इलेक्ट्रॉन के कारण तो वैसे भी क्या हो रहा था, मेरी स्टेबिलिटी जा रही थी।
अब एक और चला आया मुंह उठा करके, ऐसे तो मैं और जो है ना मेरी सिचुएशन खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि सोडियम कभी भी जो है ना कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करने वाला, यानी कि ये जो चीज़ है ना ये वाला ऑप्शन, इसको तो आप हटा ही देना, ये कभी नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं आर की। आर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसका कन्फिगरेशन कितना है 2, 8, 7, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 + 8 + 7, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 17 होंगे, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है इसका मतलब क्या कि एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 17। एटॉमिक नंबर 17 किस एलिमेंट का होता है भाई, क्लोरीन का होता है, यानी कि आर और कोई नहीं बल्कि है क्या हमारा प्यारा क्लोरीन। क्लोरीन है एलिमेंट, क्या क्लोरीन कार्बन के साथ आप बोल सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। अरे बिल्कुल कर सकता है यार, देखो यहाँ पे, देखो फिर से देख लो, हमारे पास क्या है, सपोज कार्बन का एटम है 1, 2, 3 और ये उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम बनाते हैं, कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना। और क्लोरीन का एटम हमने बना दिया, अब हम क्या करेंगे, उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बताया था ना मैंने आपको वन शॉट में भी। तो देखो 7 हमने क्या करें, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। अब क्या होगा, कार्बन एटम अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएगा इसके साथ, और क्लोरीन एटम भी क्या करेगा, कार्बन के मतलब अपना जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। आई बात समझ में। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से क्लोरीन का एटम स्टेबल हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा। क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में केवल क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता तो जो क्लोरीन एटम है वो स्टेबल हो जाता, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ है, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एक कार्बन का मतलब कार्बन का जो एक एटम है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आप बोल सकते हो कि क्लोरीन एटम ने क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है। क्या बोला मैंने कि क्लोरीन एटम ने कार्बन एटम के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की तो डेफिशिएंसी थी। अब जरा काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि जो क्लोरीन एटम है उसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, यानी कि क्लोरीन क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। लेकिन अभी कार्बन का पेट नहीं भरा, क्यों, क्योंकि अभी उसके पास इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या होगा, अब आप बोल सकते हो कि एक और क्लोरीन एटम आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे भी फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे भी। तो हुआ क्या, अरे बेसिकली क्या बन गया, CCl4 कंपाउंड बन जाएगा ना, CCl4 कंपाउंड। कैसे, कार्बन ने 4 क्लोरीन एटम्स के साथ, एक नहीं 4 एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया। तो डेफिनेटली ये वाला जवाब भी बिल्कुल अपना सही होगा। क्लोरीन क्या करने वाला है, आप बोल सकते हो कि कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा ये कौन सा एलिमेंट है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है 2, 8, 8, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 + 8 + 8, यानी कि 18। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 18। अगर प्रोटॉन्स 18 है इसका मतलब क्या, एटॉमिक नंबर भी होगा कितना 18, और 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई, आर्गन का होता है, यानी कि ये और कोई नहीं, ये है अपना आर्गन। तो आर्गन तो क्या है भाई, इनर्ट गैस है ना, वो काहे को जाकर के कोवेलेंट के साथ मतलब कार्बन के साथ जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, तो आप बोल सकते हो कि केवल P और R ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, P और R ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करेंगे, कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए, P ऑक्सीजन है और R कौन सा है, क्लोरीन है। कुछ इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन आप अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे तो आपसे यूं बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का कि कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार्बन है ना वो जिंदगी भर इसी गिल्ट में बैठा रहता है कि अरे यार ना मैं C4 पॉजिटिव आयन बना पाऊंगा, ना मैं C4 नेगेटिव आयन बना पाऊंगा, यानी कि आयंस का फॉर्मेशन होने नहीं वाला मुझसे कभी। तो ऐसे तो फिर मैं
दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना ही नहीं सकता, क्योंकि भाई आयंस ही नहीं बनेंगे तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो फिर कार्बन इस आप बोल सकते हो कि कंडीशन पे रेडी हो जाता है कि भाई अब मुझे जो भी करने को मिलेगा मैं वो करूंगा। कार्बन को किसी ने आकर के बोला कि सुनो, कार्बन के जो सभी एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे क्या? तो कार्बन बोलेगा हाँ हाँ हाँ, अब आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मैं आयंस तो बना नहीं सकता लेकिन मुझे कंपाउंड्स तो बनाने हैं। कैसे कंपाउंड्स बनेंगे? तो किसी ने आकर के कार्बन को बोला कि कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने चाहिए, मतलब एक कार्बन एटम और भी कार्बन एटम्स के साथ अटैच होना चाहिए। इस हिसाब से क्या होता है, कार्बन एटम्स की लंबी लंबी चेन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार्बन के साथ साथ जो सिलिकॉन है वो भी जो है ना कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन करता है, कार्बन ही करता है। तो कार्बन बोलेगा हाँ 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 बिल्कुल, हम तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, कार्बन कार्बन एटम्स आपस में मिलकर के लंबी लंबी चेन्स बनवाएंगे, क्या दिक्कत जा रही है इसमें। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्योंकि कार्बन आप बोल सकते हो कि शो करता है, इसीलिए उसके क्या होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन वो कर लेता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही तो क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है कंप्लीटली, ना वो एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 यानी कि टेट्रावैलेंसी है, और इसके अलावा बोल सकते हो कि कैटिनेशन है। इसीलिए कार्बन क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए कैपेबल होता है। कार्बन के पास ये मैंने आपको बताया था वन शॉट में कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है ना, उनका जो नंबर है वो आप बोल सकते हो कि 3 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। याद आया कि नहीं आया? फिर चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, इतना लिख दोगे तो पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की कि द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये डायग्राम है तो बेसिकली ये आप बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसके भी 2 हिस्से हैं इस सवाल के। पहला हिस्सा क्या है कि विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। आपको जो हिस्सा दिया गया है, जो पार्ट दिया गया है पीरियोडिक टेबल का, इस टेबल में आपको 3 एलिमेंट्स दिखाए, मतलब आपको दिखाए यहाँ पे जा रहे हैं। पहला है एलिमेंट W, दूसरा है Y और तीसरा है Z। तो इस पीरियोडिक टेबल के हिस्से में, पार्ट में आपके पास 3 एलिमेंट्स आए हैं, W है, Y है और Z है। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखा है अभी तक वो चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, वो आज जाकर के देख लेना, अभी इसी समय जाकर के देख लेना, तो आपसे ये सवाल बनेंगे। वहां पे मैंने आपको एकदम डिटेल में सारी चीजें समझाई थी, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसका, वहां पे आपको मेटल्स मिलते हैं, और पीरियोडिक टेबल का जो राइट हैंड साइड होता है वहां पे आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं। आई बात समझ में? पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेंगे क्या, मेटल्स, और पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे, ठीक है ना। बीच में आप बोल सकते हो कि एक जिगजैग लाइन आती थी, जिगजैग लाइन के बिल्कुल बाउंड्री पे जो एलिमेंट्स आते थे उनको हम मेटलॉइड्स बोल रहे थे, सेमी मेटल्स बोल रहे थे, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया था कि भाई टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स, टेबल के राइट हैंड साइड पे क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि डेफिनेटली जो W एलिमेंट है ये क्या होगा, एक मेटल होगा, और Y और Z आप बोल सकते हो कि जो हमारे एलिमेंट्स हो रहे हैं वो हो सकता है नॉन मेटल्स हो, ठीक है ना। जो W है, W डेफिनेटली क्या है, एक मेटल है, और Y और Z एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, ये क्या है, एक मेटल है। क्लोरीन क्या है, ये एक नॉन मेटल है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। कैसे, आयंस का फॉर्मेशन होगा। सोडियम एटम जो है अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सोडियम एटम क्या करेगा,
मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारे मेटल्स होते हैं ना वो दिल के बड़े होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। जो सोडियम एटम होगा ना ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके, सोडियम एटम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके दे देगा, और उसी एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन का एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। भाई क्लोरीन एटम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको अगर वो फुलफिल करता है तो उसका ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट, और ये जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल करके अपने आप को स्टेबल बना लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला वही इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, गपच लिया। तो हुआ क्या, Na पॉजिटिव आयन बन गया और Cl नेगेटिव आयन बन गया। तो इन दोनों ही आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता क्या है, NaCl कंपाउंड बन जाता है, जो कि क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मैम हम W को Y के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो अगर आपने W को Y के साथ में रिएक्ट करवाया है, एक मेटल को नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करवाया है, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट नहीं बनेगा। कोवेलेंट कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हो कि मैम हम W को Z के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो भाई वो मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो दोनों के बीच में कंपाउंड तो बनेगा, लेकिन कौन सा, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट नहीं बनेगा। हमसे क्या पूछा गया है कि कौन से दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन पर कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आपको जवाब होना चाहिए कि मैम जब हम Y और Z को आपस में रिएक्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। एक काम करते हैं ना, Z हम ले लेते हैं कौन सा, फ्लोरीन। Z क्या है, सपोज फ्लोरीन है, और Y कौन सा है, सपोज सल्फर है, ठीक है ना। तो सल्फर का आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2,8,6। अरे भाई ऑक्सीजन फैमिली का है ना सल्फर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा सल्फर का, 2,8,6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो एक काम करते हैं कि इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बना दिया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, फ्लोरीन की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2,7, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में आप बोल सकते हो कि हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। तो एक काम करते हैं, बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो होगा क्या, फ्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। सिमिलरली फ्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या होने वाला है, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने वाली। तो उस हिसाब से क्या होगा, फ्लोरीन के पास देखो, आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, बस एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अदरवाइज वो अपना ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो चुका रहता। तो यहाँ पे हुआ क्या, सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद में फ्लोरीन एटम जो है ये वाला, अब इसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। 7 इसके पास पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया सल्फर का, यानी कि ये वाला फ्लोरीन का जो एटम है ये हो चुका है स्टेबल, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। सिमिलरली ये वाला भी तो ऐसे ही हुआ है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने सल्फर का ले लिया, तो क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि ये वाला फ्लोरीन एटम भी क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब हम बात करें अगर सल्फर की, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे कि नहीं थे। भाई सल्फर के एक एटम में बताया था ना मैंने 2,8,6, तो सल्फर के एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6 थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स की और कमी थी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो कहां से मिले, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया फ्लोरीन का, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इस वाले फ्लोरीन का। तो अब सल्फर एटम का कभी क्या हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखो जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि सल्फर भी क्या हो चुका है, स्टेबल बन चुका है। इसका मतलब क्या कि SF2 नाम का कंपाउंड बन जाएगा। और ये कंपाउंड कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसे बना है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से बना है। इसका मतलब डेफिनेटली Y और Z के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, Y एंड Z। क्लियर हुआ। चलिए, between the two elements W and Z, which will have bigger atomic radius and Y? अब आपको दो एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए बोला गया है, कौन कौन से, W और Z। तो W और Z इन दोनों ही एलिमेंट्स को अगर आप कंपेयर करोगे, इस वाले को और इस वाले को, तो आपको बताना है कि एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक पीरियड में
एक जब हम पीरियड में मूव करते हैं, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम एक पीरियड की बात करें तो एक पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो एक जैसे होते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैं बात करूं सपोज ये वाले की, है ना, ये वाले पीरियड की, इस वाले पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इस पीरियड में आने वाले जितने भी आप बोल सकते हो कि एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, उन सभी एलिमेंट्स के पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बराबर बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इन शेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है ना वो पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, शेल्स पास में आ जाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में तो आप बोल सकते हो कि एटॉमिक रेडियस आपको कैसा मिलता है, कम मिलता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक रेडियस आपको कम होता हुआ मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एक ग्रुप की, जब हम एक ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, जिसके कारण जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो जो W है, W इसका एटॉमिक रेडियस डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि W में आप बोल सकते हो कि इस Z के कंपैरिजन में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे। क्या बोला मैंने कि इस W में Z के कंपैरिजन में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे। तो जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। तो यही तो पूछा गया कि किसका रेडियस ज्यादा है, तो आप बोलोगे W का। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। सीधी सी बात है। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप जो है ना इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की कि अ सिंपल मोटर, फिजिक्स का सवाल आ चुका है कि अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लेबोरेटरी, अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्सिल बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट एज इलस्ट्रेट। बेसिकली ये इलस्ट्रेशन है कहाँ? अच्छा ये है। तो इसमें हुआ क्या कि हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और दोनों ही पोल्स के बीच में जैसे कि सवाल में दिया गया है कि हमने एक कॉइल रखी है। ठीक है, रख लो। इन द अबव एग्जाम्पल कॉइल ABCD इज हॉरिजॉन्टल एंड द बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन। अब इस एग्जाम्पल में कॉइल को आपने, कॉइल का नाम भी है क्या है, ABCD। तो इस कॉइल को आपने डेफिनेटली दो पोल्स के बीच में रखा है, बट एट द सेम टाइम इस कॉइल को आपने कनेक्ट भी किया हुआ है किससे, बैटरी से। यह है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और यह है नेगेटिव टर्मिनल। तो देखा जाए तो ये सवाल है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो इसका वन शॉट रिवीजन लेक्चर आप तक नहीं आया है, जो कि बहुत जल्द ही आने वाला है अकॉर्डिंग टू आवर मास्टर प्लान। और जैसा कि मैंने आपको मास्टर प्लान में बताया था कि चैप्टर को रिवाइज करने के पहले जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके सेकेंड टर्म एग्जाम में, मैं बात कर रही हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शंस की, तो जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सभी चैप्टर के जो जितने भी टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं ना वो सब के सब आप जो है ना एक बार देख डालो। क्योंकि होता है क्या कि जब आप इंडिविजुअल टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो सवाल कहीं से भी आ जाए, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, हर सवाल जो है ना आप सॉल्व कर ले जाते हो। तो इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेक्चर बहुत ही जल्द ही आने वाला है। उसके पहले टॉपिक वाइज लेक्चर्स को देख लेना। उम्मीद करती हूँ कि अब तक देख ही लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर आप देख लेना, वन शॉट रिवीजन लेक्चर आ जाएगा सब समझ में। ठीक है, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक मोटर का ही सवाल है ना। अब सवाल है क्या, फॉर दिस पोजिशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म AB। इस पोजिशन पे आप बोल सकते हो कि ये जो आर्म है AB, आर्म AB, इस AB आर्म पर फोर्स का डायरेक्शन आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने इंडिविजुअल लेक्चर्स में बताया हुआ है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स में, कि जब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इलेक्ट्रिक मोटर में आप बोल सकते हो कि फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
इसमें होता क्या है कि जो थंब है वो बताता है फोर्स का डायरेक्शन, जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताती है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन। अब आपको इस इलेक्ट्रिक मोटर में जो आर्म ए बी है इसमें फोर्स का डायरेक्शन आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दोगे। कैसे लगाओगे, कैसे करोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है, तो एक चीज का डायरेक्शन तो हमें पता चल गया। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगा। तो करंट यहाँ से निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ए बी जो आर्म है उसमें जा रहा है, फिर BC में जाएगा, फिर CD में जाएगा, है ना, और फिर दोबारा से आप बोल सकते हो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आएगा करंट। तो करंट आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, एक काम करो ना, उसी डायरेक्शन में आप क्या करो, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो रख दो, ये लो ऐसे रख दी, ठीक है ना। अब करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी आपको पता है, तो एक काम करो ना, करंट का जो फ्लो है ना उसी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, अपनी जो मिडिल फिंगर है वो रख दोगे। इंडेक्स फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में आप क्या करोगे, अपनी मिडिल फिंगर को रखोगे कुछ इस तरीके से। आ रहा है ना समझ में कि यहाँ पे हमने क्या करा है, इंडेक्स फिंगर को रखा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर को रखा है करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, और थंब देखो कहाँ आ रहा है, थंब आ रहा है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब क्या कि ए बी आर्म पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। भाई अभी के लिए एग्जांपल में समझाने के लिए जो कॉइल है उसको थोड़ा सा उठाया हुआ है ताकि वो आपको दिखे। अगर लिटा देते, जैसे कि सवाल में बोला गया कि कॉइल कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, तो आपको दिखती नहीं ना, दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा क्या करा है, कॉइल को ऊपर की तरफ ऐसे उठाया है ना। तो जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं तो थंब कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, थंब जा रहा है अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली जो कॉइल ए बी है, मतलब कॉइल का जो ए बी आर्म है उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, बस आपने क्या करना था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना था और आपका जवाब आ जाता। फिर क्या है नेक्स्ट पार्ट, व्हाई डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। हमको पता है कि भाई कॉइल की जो AB और जो CD आर्म्स हैं, AB और CD आर्म्स जो हैं इनके ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। AB आर्म पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन हमने पता कर लिया है, कहाँ, नीचे की तरफ। तो इन दोनों ही आर्म्स पर जो फोर्स लगेगा उसके हिसाब से क्या होने वाला है, जो कॉइल है वो ऐसे रोटेट करेगी। भाई इलेक्ट्रिक मोटर है ना, तो कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि BC आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आप बोल सकते हो कि कॉइल को रोटेट करने में मदद क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल लेक्चर में, टॉपिक वाइज लेक्चर में, कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का बिल और साइन थीटा। फोर्स का बिल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, B मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब कि आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि मैम ये साइन थीटा क्या है, साइन थीटा आप बोल सकते हो कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दिखाई दे रही है, कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ टू साउथ पोल, लेकिन कंडक्टर कहां है, हमसे बात करी जा रही है किसकी, कॉइल के केवल BC आर्म की, यानी कि इस वाले आर्म की हमसे बात की जा रही है ना। तो ये अभी के लिए हम क्या लेंगे इसको, मतलब आर्म है तो बेसिकली क्या है, कंडक्टर होगा। भाई करंट कहां फ्लो हो रहा है, करंट इसी कॉइल में तो फ्लो हो रहा है ना, हमें कॉइल के केवल BC आर्म की अभी बात करनी है। तो BC आर्म क्या हो जाएगा हमारे लिए, अभी कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहां से जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। कंडक्टर आप देख सकते हो BC कहां से कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आप खुद ही बताओ इन दोनों को ही देख करके, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर BC को देख करके, कि क्या आपको इनके बीच में कोई एंगल नजर आ रहा है क्या, नहीं। यानी कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है भाई, 0 डिग्री का है। तो जब आप बोल सकते हो कि थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा ही 0 हो जाएगा तो साइन थीटा तो भाई क्या होगा, एकदम आप बोल सकते हो कि जो फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए BC आर्म पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स से जो कॉइल है वो टर्न नहीं हो रही है। क्यों,
क्योंकि रीजन भी पूछा गया है, देखो क्या रीजन बोला गया है यहाँ पे कि बिकॉज BC इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइंस, force is minimum when the direction of the current in the conductor is same as that of the magnetic field. BC will not contribute as the force on this part of the coil will be cancelled by the force on DA. आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, पूरा मतलब सब्जेक्टिव टाइप ही है पैटर्न, तो रीजन तो लिखना पड़ेगा तभी पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है, तो चाहो तो वो वाला कर लेना, चाहे तो ये वाला कर लेना। इसमें क्या है, अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ सोलेनॉइड। द फिगर below shows the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid. State how the magnetic field pattern indicates regions where the magnetic field lines is stronger. तो हमको पता है, देखो एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता कैसे चलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होती है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे आपके पास जो एक सोलेनॉइड है, इसमें आप देख सकते हो कि इस सोलेनॉइड से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। पहला पार्ट सवाल का यह है कि स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जितना ये मैंने आपको इंडिविजुअल लेक्चर्स में पढ़ाया है कि जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो फील्ड लाइंस हैं वो उतनी ही क्या होती हैं, एकदम पास पास होती हैं। जहां आपको मैग्नेटिक, भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखाई तो देती नहीं है, पता कैसे चलता है उसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो जहां पर भी आपको फील्ड लाइंस कैसी मिले, एकदम क्राउडेड मिले, फील्ड लाइंस की आपको एकदम क्या मिले, भीड़ मिले, वहां पे समझ जाना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे सवाल पूछा गया था कि स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्गर होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, बहुत ही क्लोज आ जाती हैं। जैसे कि आपको इस सोलेनॉइड में कहां दिखाई दे रहा होगा, यहां पे दिखाई दे रहा होगा। आई बात समझ में? सो relative closeness of field lines indicates the strength of the magnetic field. Since field lines are crowded around the ends of the solenoid. solenoid के एंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि solenoid के एंड में क्या हो रहा है, एंड में आप बोल सकते हो कि field lines एकदम क्राउडेड नजर आ रही हैं। इसका मतलब क्या कि सोलेनॉइड के दोनों ही एंड्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होंगी। हेंस दीज आर द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो कहां से आ रही है, जब करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो कि करंट के कारण ही बनती, करंट के फ्लो के कारण ही बनती है। जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है, बेसिकली रिवर्स मोड में आ जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल ऑल्सो बी रिवर्स। अगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज किया है, रिवर्स किया है, तो फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। तो दोनों ही क्वेश्चंस में से आपको जो अच्छे लगे आप उसको दोनों में से एक को करना, दोनों को मत करके आना। अब हम आ चुके हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 of modern periodic table that matches the description given below in each instance. Give reason for your choice. तो बेसिकली आपके सामने ना यहाँ पे 3 आप बोल सकते हो कि इंस्टांसेस आने वाले हैं और तीनों में ही आपको क्या करना है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस टेबल में जो थर्ड पीरियड है उस थर्ड पीरियड में से आपको क्या करना है, एलिमेंट चूज करना है। आई बात समझ में? ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है थर्ड पीरियड में से जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, डायमंड से मिलता जुलता हो। डायमंड क्या होता है, पढ़ाया है मैंने, डायमंड होता है कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। इस डायमंड में होता क्या है कि कार्बन के जो एटम्स हैं
कार्बन के जो एटम्स हैं वो बेसिकली एक टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। भाई मैंने आपको डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हमने कार्बन के तीन एलोट्रोप्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? फ्लोरीन्स पढ़ा है, ग्रेफाइट पढ़ा है, डायमंड पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि डायमंड में आप बोल सकते हो कि हर एक कार्बन एटम जो होता है वो आगे जाकर के 4 और कार्बन एटम्स से जुड़ा रहता है, जिसके कारण एक क्या बन जाता है, एक टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो आपको बताना है कि पीरियड 3 में से, पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। भाई सीधी सी बात है ना, पीरियड 3 बोला है तो 3 पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके पास कितने होंगे शेल्स? 3 शेल्स होंगे ना। देखो यहाँ पे 2,8,1 कितने शेल्स हुए? सोडियम के पास 3 शेल्स। यहाँ पे 2,8,2 कितने शेल्स हुए? मैग्नीशियम के पास 3। यहाँ पे 2,8,3, अरे क्या हो गया, 2,8,3 है ना। तो एल्यूमिनियम के पास भी कितने शेल्स हुए? 3। यहाँ पे 2,8,4 सिलिकॉन के पास कितने शेल्स हुए? 3। फॉस्फोरस 2,8,5 यहाँ पे कितने शेल्स हुए? फॉस्फोरस के पास 3। सल्फर 2,8,6 कितने शेल्स हुए? 3। क्लोरीन 2,8,7 कितने शेल्स हुए? 3। आर्गन 2,8,8 कितने शेल्स हुए? 3। तो एक पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं? एक जैसे होते हैं। बस क्या होता है, जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, इन शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऐड होते जाते हैं। इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 8। तो एक पीरियड में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के पास नंबर ऑफ शेल्स बराबर होते हैं। बस जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक पीरियड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज होते जाएंगे। थर्ड पीरियड की यहाँ पे बात करी गई है, तो थर्ड पीरियड मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 3 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो सभी के पास कितने हैं शेल्स? 3 हैं। तो बेसिकली अब आप मुझे बताओ इन सभी एलिमेंट्स में से हमें कौन सा एलिमेंट चूज कर सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो? डायमंड जैसा हो। तो मेरी सुई अटक रही है पता है किस पे? कार्बन फैमिली के एक मेंबर पे। कार्बन फैमिली का मेंबर कौन है भाई? ये सिलिकॉन। कार्बन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। और सिलिकॉन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं? 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई कार्बन के साथ साथ जो सिलिकॉन है वो भी क्या करता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। डायमंड में होता क्या? डायमंड में कार्बन के एटम्स ही तो होते हैं कि हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है, टेट्राहाइड्रॉन बना लेता है। तो यहाँ पे भी ऐसी होने वाला है कि सिलिकॉन भी क्या कर सकता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और सिलिकॉन का एक एटम और 4 सिलिकॉन के एटम्स के साथ मिल करके आप बोल सकते हो कि डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बना सकता है, टेट्राहाइड्रॉन। इसीलिए यहां पे हम क्या चूज करेंगे? सिलिकॉन। आई बात समझ में? क्या बोला यहां पे देखो, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर सकता है लाइक कार्बन, बताया था मैंने आपको, क्योंकि उसके पास भी देखो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। जैसे कार्बन के पास 4 होते हैं वैसे सिलिकॉन के पास भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो उस हिसाब से क्या कर सकता है? ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना सकता है। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? डायमंड से मिलता जुलता होगा। नेक्स्ट क्या है? इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 3 होता है। कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 2,1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अब आपको इन सभी एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट चूज करना है जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो ये तो बच्चा वाला सवाल है भाई, सोडियम साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख दिए थे कि 2,8,1 आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक लिथियम। तो लिथियम की वैलेंसी 1, तो सोडियम की भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम किसको लिखेंगे? सोडियम को ही लिखेंगे। लास्ट क्या है? इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16। तो ऑक्सीजन फैमिली का आप बोल सकते हो कि मेंबर कौन है भाई? सल्फर ही तो बचा। आई बात समझ में? ये सभी के सभी क्या हैं? ग्रुप 3 के, सॉरी पीरियड 3 के ही मेंबर्स हैं। भाई आपको जितने भी सवाल यहाँ पे दिए गए, जितने भी पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, हर एक पार्ट में आपको
थर्ड पीरियड के ही एलिमेंट को चूज करना है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे बोला है कि इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो भाई ऑक्सीजन फैमिली को तो कौन बिलोंग करता है इन सब में से? केवल सल्फर। इन सभी में से पीरियड 3 के एलिमेंट्स में से सिर्फ सल्फर ही तो है जो कि ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। तो डेफिनेटली कौन होगा यहाँ पे? इसका जवाब सल्फर ही होगा। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे और बोला गया है कि इट फॉर्म ऑक्साइड इट हैज वेरिएबल वैलेंसीज। तो वेरिएबल वैलेंसी है सल्फर की, इसीलिए तो वो कभी सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, कभी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो ये डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड कैसे बना पा रहा है सल्फर? क्योंकि उसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है और डेफिनेटली ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। इसीलिए हम जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? सल्फर लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस पूरे सवाल को सॉल्व करोगे। आई बात समझ में? चलिए, मैंने आपको बताया था ना कि वो वाले एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 1, 2 या 3 हो, तो उनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाती है? 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। जिनमें 4, 5, 6, 7 होते हैं उनकी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए लिथियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 1 थे, इसीलिए वैलेंसी हो गई 1। सोडियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना था? 1, इसीलिए वैलेंसी हो गई क्या? 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? हाउ मेनी आइसोमर्स? अब आया असली मजा। अब क्या आया मजा भाई? जब मैंने आपको कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स का रिवीजन करवाया था तो कुछ बच्चों का ये डाउट था, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि मैम आइसोमर्स क्यों पढ़ा रहे हो? आइसोमर्स तो जो सीबीएसई ने टर्म 2 एग्जाम का सिलेबस दिया है उस सिलेबस में आइसोमर्स का तो जिक्र ही नहीं है ज्यादा, तो फिर हम आइसोमर्स क्यों पढ़े? सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप की भी यही कहानी थी कि मैम फंक्शनल ग्रुप तो सीबीएसई ने दिया ही नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रही हो? तो भाई बिना फंक्शनल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज समझ में आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक है, तो आइसोमर्स का बेसिकली जो यहाँ पे सवाल दिया है, होमोलोगस सीरीज का भी एक सवाल आएगा। तो इन दोनों ही सवालों से सीबीएसई ने बता दिया है कि भाई कार्बन एनेट्स कंपाउंड चैप्टर तो तुम्हें पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? मैंने आपको बताया ना कि सही डायरेक्शन मिलती है सैंपल पेपर को सॉल्व करने से, प्रिपरेशन की, कि हमें तैयारी करनी लेकिन कैसे करनी है। सुपरफिशियली पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। बच्चे बोलते हैं कि मैम वन शॉट रिविजन लेक्चर में तो खींच दिया करो 1 घंटे का रिविजन, क्या फायदा बड़े बड़े लेक्चर्स देखने का? फायदा ये होता है कि उन वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स को देख करके जितना भी सिलेबस आपके एग्जाम में आ रहा है वो पूरा सिलेबस 100% कवर हो जाता है, कुछ छूटता नहीं है उसमें। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे देखो, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। तो बेसिकली यहाँ पे आपको C4H8 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और इसके आपको पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर्स मतलब क्या? कि जो फॉर्मूला है वो तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना? तो C4H10 मतलब क्या? CnH2n। अल्केन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? अल्केन्स का CnH2n+2। अल्कीन्स का होता है CnH2n और अल्काइंस का कितना होता है? CnH2n-2। अब ये जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है वो किसको बिलोंग कर रहा है? अल्कीन को, है ना? देखो ना, C4H8। तो n की जगह पे अगर आप 4 रख दोगे, n की जगह पे अगर आप 4 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 8। इसका मतलब जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला है बेसिकली किसको बिलोंग कर रहा है? अल्कीन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि CnH2n के फॉर्मूले से मिलता जुलता है, उसी फॉर्मूले में ये लग रहा है। और अल्कीन जहां पे मैंने बोल दिया इसका मतलब क्या? कि भाई डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में आई गेस पेज नंबर 63 पे जो है ना ब्यूटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। ठीक है ना? पेज नंबर 63 में सबसे टॉप पे ब्यूटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। क्या है वो स्ट्रक्चर्स? देखो बताते हैं। हमको क्या बोला है? C4H10। अब जहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी C4 आ जाए, कार्बन 4 मतलब कार्बन के 4 एटम्स मतलब क्या लगेगा? प्रीफिक्स ब्यूट। कार्बन का 1 एटम तो मिथ, कार्बन के 2 एटम्स तो इथ, कार्बन के 3 एटम्स तो प्रोप, कार्बन के 4 एटम्स तो ब्यूट, कार्बन के 5 एटम्स तो पेंट, कार्बन के 6 एटम्स तो हेक्स, कार्बन के 7 एटम्स मतलब कि हेप्ट, 8 यानी कि ऑक्ट। कुछ इस तरीके से ये बताया था ना कि मैंने आपको नहीं बताया था वन शॉट रिवीजन लेक्चर में। तो कार्बन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं यानी कि अल्कीन तो होगा लेकिन ब्यूटीन होगा। क्या होगा? ब्यूटीन।
ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे सिंपल स्ट्रक्चर पहला वाला, तो एक सिंपल चेन बना दो, बना दी सिंपल चेन। इस चेन में कितने कार्बन एटम्स होने चाहिए? 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए। अब एक काम करो ना, पहले और दूसरे कार्बन एटम के बीच में आप एक डबल बॉन्ड भी लगा दो। क्यों? अरे क्या बोला है भाई, CnH2n को बिलोंग करना है ना ये C4H8, यानी कि डेफिनेटली क्या है, ये अल्कीन है। अल्कीन मतलब कि क्या? डबल बॉन्ड। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो सिंपल स्ट्रक्चर बनाया इसका, 4 कार्बन एटम्स की हमने एक चेन बना दी है, ओपन चेन, और हमने पहले और दूसरे कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दिया है। तो ये क्या बन चुका है, अब C4H8 बन चुका है। ठीक है ना, ये हुआ पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या हो सकता है, 1 2 3 4, फिर से हमने क्या करा है, 4 कार्बन एटम्स की एक स्ट्रेट चेन बना दी है, और यहां पे हमने इन दोनों ही कार्बन एटम्स के बीच में, अब जो बीच वाले कार्बन एटम्स है 2, इनके बीच में हमने डबल बॉन्ड बना दिया है। तो आइसोमर्स में क्या होता है, आइसोमर्स में यही तो होता है कि फॉर्मूला सेम होता है, इसका भी C4H8 होगा, इसका भी C4H8 होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले हमने इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया था, अब हमने इन दोनों के बीच में लगा दिया। अब आप बोलोगे कि मैम एक और ऐसा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 1 2 3 4, और अब हम इन थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। बन गया क्या तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर? अरे नहीं बना सकते, क्यों? इसको और इसको देखो ना, क्या डिफरेंस आएगा फिर। यहां पे भी आपने लास्ट 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड लगाया था, और यहां पे भी ये जो स्ट्रक्चर है वो इसी के जैसा तो है, यहां से देख लो या यहां से देख लो, इसका मतलब ये कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। आई बात समझ में? तो ये दोनों तो हो गए। अब तीसरा एक और क्या बन सकता है, एक काम करो ना, ब्रांच बना दो। ब्रांच कैसे बनाओगे, 1 2 3, अच्छा 1 2 3, और एक काम करो यहां पे ब्रांच बना दो, और इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में क्या करो, डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है ना, तो यहां पे भी 4 कार्बन के एटम, यहां पे भी और यहां पे भी, यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, और यहां पे भी डबल बॉन्ड। तो इस ये जो आपके पास कंपाउंड आया है, इस कंपाउंड का भी जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, C4H8 ही होगा, क्योंकि कार्बन के 4 एटम्स और हाइड्रोजन के 8 एटम्स और डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, ये ब्यूटीन ही कहलाएगा। मतलब कि इसका जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, C4H8। अब एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी NCERT बुक में पेज नंबर 63 पे आई गेस ऊपर ब्यूटेन का जो है ना पॉसिबल स्ट्रक्चर दिए गए हैं। एक तो ओपन चेन टाइप का दिया है, और एक उनने ऐसा भी दिया है, एक ऐसा भी दिया है, ये कि 3 कार्बन एटम्स की क्या करी है, 3 कार्बन एटम्स की आप बोल सकते हो कि एक रिंग बना दी है, और इस वाले कार्बन एटम के ऊपर क्या करा है, एक ब्रांच बना दी है, और उसको मतलब बेसिकली कार्बन एटम यहां पे चिपका दिया है। ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, और यहां कहीं आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड लगा दोगे किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, चौथा पॉसिबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो ये अपना C4H8 है, इसके 4 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ये आपके NCERT बुक में दिया गया है, इसीलिए मैंने कहा था वन शॉट रिवीजन लेक्चर में कि NCERT का एक भी डायग्राम, एक भी सेंटेंस स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोला था कि नहीं बोला था? देखो यहाँ पे, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। चलिए, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस? अब जरा ये बताओ कि C4H8 और तो मिट गया, C4H8 और C5H10 कैसे प्रूव करोगे कि ये दोनों ही क्या है, होमोलोगस हैं। होमोलोगस में क्या होता है कि भाई आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और उन सभी कंपाउंड्स के पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होगा तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी एक जैसी होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाता वन शॉट रिवीजन लेक्चर में कि फंक्शनल ग्रुप ही किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास 5-6 कंपाउंड्स हैं और उन सभी कंपाउंड्स के पास फंक्शनल ग्रुप कैसा है, एक जैसा है, इसका मतलब क्या कि उन सभी कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एक जैसी होगी। अब हम क्या करते हैं, इन सभी के सभी कंपाउंड्स को उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में अरेंज कर देते, तो बेसिकली हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज बन जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस सीरीज में अगर हम एक मेंबर ले रहे हैं तो उसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा उन दोनों के ही बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, CH2 यूनिट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, C4H8 की, तो मुझे C4H8 जो मेरे पास कंपाउंड है, मुझे ये बताना है कि
इसकी जो होमोलोगस सीरीज होगी, इस सीरीज में इससे जो नेक्स्ट मेंबर आएगा, अगला वाला जो मेंबर आएगा वो कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं बस इसमें ले जाकर के CH2 ऐड कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा, कार्बन के 4 एटम्स प्लस एक और एटम, कितना हो जाएगा, कार्बन के 5 एटम्स, हाइड्रोजन के 8 एटम्स प्लस 2 और एटम्स, कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के टोटल 10 एटम्स। तो जब मैंने C4H8 में CH2 यूनिट को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, C5H10, यानी कि नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर। तो यही मैंने आपको बताया था कि भाई होमोलोगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, तो अगर आप एक मेंबर ले रहे हो तो उसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा उन दोनों के ही बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। या अगर मास के टर्म्स में देखना है तो दोनों ही जो मतलब सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं, दोनों ही मेंबर्स के बीच में मास का डिफरेंस कितना आने वाला है, 14U। क्यों, क्योंकि भाई CH2 यूनिट का डिफरेंस है ना, तो एक कार्बन एटम का मास 12U, 2 H एटम का मास कितना, 2U, कितना हो जाएगा टोटल 14U। तो अगर एक मेंबर ले रहे हो तो उसके नेक्स्ट वाले मेंबर, इन दोनों ही मेंबर्स के बीच में मास का कितना डिफरेंस होगा, 14U का होगा। तो इन दोनों ही मेंबर्स को आप देखो, C4H10 और C5H10 को, दोनों ही मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास 14U का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में एक जैसे हैं, मतलब कि अरे ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, जैसे कि C4H8 CnH2n को बिलोंग करता है, सिमिलरली C5H10 भी तो CnH2n को बिलोंग कर रहा है ना। तो दोनों में आप बोल सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप भी कैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों ही क्या हैं, अल्कीन्स हैं। इसके अलावा जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n वाला वो भी सेम है, तो उस वजह से क्या होगा, दोनों के दोनों होमोलोगस होंगे, होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे, ठीक है ना। डिफर इन CH इन 14U, मॉलिक्यूलर मास, सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम जनरल फॉर्मूला। आई बात समझ में। एक और चीज, इस सवाल का जो पार्ट ए था जिसमें कि हमने पॉसिबल आइसोमर्स देखे हैं C4H8 के, इसी पार्ट में आपको एक और चीज करने के लिए बोली गई थी, और वो ये कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रांच्ड चेन आइसोमर। भाई इस सवाल में, इस पार्ट में मैंने आपको अभी अभी C4H8 के पॉसिबल आइसोमर्स बताए हैं ना, कौन कौन से, देखो यहाँ पे। पहला हम कैसे बना सकते हैं, 4 कार्बन एटम्स की हम एक लंबी चेन बनाएंगे और इस चेन में इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में लगा देंगे क्या, डबल बॉन्ड। सिमिलरली दूसरा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पहला अपना पॉसिबल आइसोमर। दूसरा आइसोमर हम कैसे बना सकते हैं, फिर से हम 4 कार्बन एटम्स की एक चेन बनाएंगे और इस बार इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये हुआ क्या अपना दूसरा पॉसिबल आइसोमर। अब तीसरा कैसे बना सकते हैं कि इस बार हम 3 कार्बन एटम्स की चेन बनाएंगे, 4 की नहीं, केवल 3 कार्बन एटम्स की हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, और ये जो बीच वाला कार्बन एटम है ना, इसमें हम क्या करेंगे, एक ब्रांच लटका देंगे। इन दोनों में ही हम चारों कार्बन एटम्स की चेन बना रहे थे, लेकिन इस वाले आइसोमर में हम 4 में से केवल 3 कार्बन एटम्स की चेन बनाएंगे और इस वाले कार्बन पे हम क्या करेंगे, एक ब्रांच लटका देंगे दूसरे कार्बन की। आई बात समझ में। और क्योंकि ये C4H8 है, अल्कीन है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या, लगाना ही पड़ेगा, यहां लगा दो, यहां लगा दो, एक ही बात है। तो ये आपके पास क्या आया है, ये आया है आपके पास तीसरा पॉसिबल आइसोमर C4H8 का। लेकिन इस आइसोमर की खास बात क्या है कि ये ब्रांच्ड चेन आइसोमर है। ब्रांच निकली है ना, ब्रांच, एक टहनी निकली है। भाई मेन आप बोल सकते हो कि चेन तो आपकी ये वाली थी, मेन चेन थी आपकी ये वाली, और इस चेन में एक ब्रांच निकली कि नहीं निकली है, तो ये क्या होगा, आइसोमर तो होगा, लेकिन ये ब्रांच्ड चेन आइसोमर होगा। तो इसी ब्रांच्ड चेन आइसोमर का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। सुनने में तो, कहने में तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अरे भाई हमने वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, अरे बिल्कुल बनाए हैं। मैंने आपको इथीन का बनवाया था, इथाइन का बनवाया था, इथेन का बनवाया था। तो ये कौन सी खेत की मूली है भाई, इसका भी बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम और तीसरा कार्बन एटम हुआ। इन तीनों ही, अगर हम बात करेंगे इन दोनों कार्बन एटम्स की, इसकी और इसकी, इन दोनों ही कार्बन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ बिल्कुल है, अरे दिख तो रहा है ना ये वाला,
कितने बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है। इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ना वन शॉट रिवीजन में कि जब इलेक्ट्रॉन्स के एक पेयर की शेयरिंग होती है तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब दो पेयर्स की शेयरिंग होती है तो दो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं यानी कि डबल बॉन्ड, तीन पेयर्स की शेयरिंग होती है तो फिर तीन कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे तो केवल एक ही बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे केवल एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने वाली है। तो एक काम करो ना, ऐसे लिख दो, एक और ये दो। आई बात समझ में? एक काम करो ना, हर एक कार्बन एटम के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप लिख दो। इसका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, और आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा 4। भाई एक कार्बन एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं ना। तो ये हमने क्या करा है, हर एक कार्बन मतलब ये जो कार्बन एटम है इसके मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हैं, 2 ये, 1 ये और चौथा ये। सिमिलरली इसका यहाँ पे 1, इसका 2, इसका 3 और इसका यहाँ पे 4, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन एटम के भी मैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दूंगी, 1 2 3 और यहाँ पे आप बना सकते हो क्या, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है कि इस कार्बन एटम ने इस कार्बन एटम के साथ, इन दोनों ही कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना। इसका मतलब है कि केवल एक ही आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होने वाली है। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम इन दोनों कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो इन दोनों ही कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं यानी कि टोटल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, इन दोनों की ही शेयरिंग हो रही होगी, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। अब जरा इस कार्बन एटम को देखो, क्या इसकी टेट्रावैलेंसी हो गई है सेटिस्फाई? अब इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 4 तो इसके पास पहले से थे, 2 यहां से शेयर कर लिए यानी कि 5 है और यहां से 7, यानी कि अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन एटम का, इसको अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है। तो कैसे शेयर करेंगे? अरे बीच वाले कार्बन एटम के साथ हमने इस कार्बन एटम की चेन को जोड़ा था ना, ब्रांच को जोड़ा था ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, बात तो बराबर, ये कहीं भी बनाओ, ये लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कार्बन एटम लेंगे, उसके आप बोल सकते हो कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, 1 2 3 और 4। तो देखो इनके बीच में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो अब आप बोल सकते हो कि इस कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो हो चुकी है सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि अब इसके पास इसके चारों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर लिया है, शेयर करवा लिया है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो कार्बन एटम है ये क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। अब इसको कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इस कार्बन एटम की, ठीक है ना। तो इस कार्बन एटम ने क्या करा है, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। कहां से मिलेंगे, अरे हाइड्रोजन भी तो होंगे ना, H8 है कि नहीं है, H8। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम लगा लेते हैं, 1 2 और 3। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि इनकी शेयरिंग हो जाएगी ये कुछ इस तरीके से, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। आई बात समझ में? सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम भी, इसको भी हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन करा देंगे। ये देखो ये कुछ इस तरीके से। अब बचा कौन सा, ये वाला कार्बन एटम। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं भाई, इस वाले कार्बन एटम ने पड़ोस वाले के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की और कमी है। कैसे करेंगे इस कमी को पूरा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम्स लगा देंगे, ये लगा दिए, ये। तो ये क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कभी कभी इसमें गोले भी लगा देते हैं, तो गोलों से क्या होता है ना कि खिचड़ी पक जाती है। ये इतनी खिचड़ी नहीं लग रही होगी आप लोगों को। तो जहां जहां आपको जैसे जैसे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहां पे क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवाओगे, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवाओगे। जहां आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया वहां पे आप टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवाओगे। बस करना आपको इतना ही है।
तो ऐसा दिया गया है आंसर की में, दिख रहा होगा खिचड़ी सा, पर ऐसे ही बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बनाया वैसे बना लो या ऐसे बना लो। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे देखो चेन भी बनी हुई है, ये चेन, ठीक है ना। चलिए अब हम आ चुके हैं अपने, अच्छा एक इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक और सवाल है कि अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन with a molecular formula C2H6O is soluble in water in all properties. Identify. अब देखो फंक्शनल ग्रुप का सवाल आ चुका है। वो वाले बच्चे जो बोल रहे थे कि मैम फंक्शनल ग्रुप आप क्यों पढ़ा रही हो, वो तो है ही नहीं सिलेबस में। बिना देखो, अगर आपको होमोलोगस सीरीज तक पढ़ने के लिए बोला गया है तो फंक्शनल ग्रुप का आपको बेसिक तो पढ़ना ही होगा। बिना फंक्शनल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज कैसे पढ़ोगे भाई। होमोलोगस सीरीज की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि वो वाले कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप एक जैसे होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो वो जो ग्रुप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब केवल डेफिनेशन पढ़ लेने से, रट लेने से होमोलोगस सीरीज समझ में थोड़ी ना आएगी। जो वर्ड दिए गए हैं उस डेफिनेशन में उन्हें समझना जरूरी है कि भाई फंक्शनल ग्रुप अगर लिया गया है नाम तो ये है क्या चीज। इस सवाल में हुआ क्या कि आपके पास कार्बन का कंपाउंड है ए नाम का, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया और जो बताया गया है कि पानी में हर एक पोर्शन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और उसका जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको कितना, C2H6O। आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड ए है ये है क्या, और इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। दूसरा पार्ट क्या है कि गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ऑफ ए। ए के ही आपको होमोलोगस मेंबर्स भी जो है ना उनके फॉर्मूले भी आपको बताने। कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये जो कंपाउंड ए है इसको आप आइडेंटिफाई करो। ये जो कंपाउंड दिया गया है इसमें जो O आ रहा है, O, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो O आ रहा है वो O ये बता रहा है कि भाई इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में कोई ना कोई तो फंक्शनल ग्रुप है। हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन ये जो आपके पास कंपाउंड आया है इसमें अलॉन्ग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन का एटम ये बता रहा है कि भाई इस कंपाउंड में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है। अब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पढ़ाए हैं, एल्कोहल पढ़ाया है, कीटोन पढ़ाया है और अल्डिहाइड पढ़ाया है, और तीनों ही इन फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन आता है कि नहीं आता, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या कि ये जो कंपाउंड ए है ये एक एल्कोहल भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब जरा मुझे बताओ कि ये क्या होने वाला है। देखो जो अल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं ना वो जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं CnH2nO का। क्या बोला मैंने कि अल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO का। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो क्या ये कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? अगर कर रहा होगा तो डेफिनेटली अल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक होगा। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, बचा हुआ एल्कोहल ही होगा। चलो देखते हैं N क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम क्या करते हैं N की जगह पे रख देते हैं कितने, 2। ये कितना हो जाएगा C2H2 ब्रैकेट में 2O, तो कितना हो जाएगा C2H4O। लेकिन थैंकफुली हमारा जो कंपाउंड है वो कितना है, फॉर्मूला सो कितना है, C2H6O है। यानी कि ये जो कंपाउंड है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो अल्डिहाइड और कीटोन्स के जनरल फॉर्मूले को आप बोल सकते हो कि फॉलो नहीं करता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जो सवाल आपको दिया गया है, इस सवाल में जो कंपाउंड ए आपको दिया गया है उस कंपाउंड ए का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है उस फॉर्मूले में O आया है। O आने का मतलब ये है कि इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है। अब कौन सा हो सकता है, हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें कि O आता है, और अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन और अल्डिहाइड। अब तीनों में से कौन सा, ये हम कैसे पता करेंगे, तो अल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो जनरल फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, CnH2nO का। तो अब हम क्या करते हैं, N की जगह पे 2 रख करके देखते हैं तो कितना आया, CnH4O। तो थैंकफुली आप बोल सकते हो कि हमारा जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C2H6O है, C2H6O है। और ये जो C2H6O है ये अल्डिहाइड और कीटोन के जनरल फॉर्मूले को
नहीं फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नहीं है। अगर होता तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो C2H4O होता। अगर हमारा कंपाउंड ए अल्डिहाइड या कीटोन होता तो इसका फॉर्मूला क्या बनता, C2H4O बनता। क्योंकि नहीं है, C2H6O है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली हमारा जो कंपाउंड है वो अल्डिहाइड और कीटोन नहीं है। इसका मतलब क्या कि वो अल्कोहल ही होगा, और अल्कोहल है इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज सॉल्युबल इन ऑल द प्रोपोर्शन इन वाटर। किसी भी प्रोपोर्शन में आप लोगे अल्कोहल को पानी के साथ तो वो जाके उसमें मिल ही जाएगा, डिसॉल्व हो ही जाएगा, सॉल्युबल हो ही जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा जो कंपाउंड ए है वो क्या है, एक अल्कोहल है। अब क्योंकि मैंने आपको प्रीफिक्सेस बताए हैं कि भाई कार्बन का एक एटम है तो मिथ, कार्बन के 2 एटम है तो इथ, और क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई इस कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और ये क्या है, अल्कोहल है, तो ये कौन सा होगा कंपाउंड, इथेनॉल होगा। क्या होगा, इथेनॉल होगा। तो क्या इथेनॉल का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते? अरे बिल्कुल बना सकते हो, बड़ा आसान है। मैंने आपको अभी अभी इसके पहले जो ब्यूटीन था उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। वैसे आप क्या करोगे, इथेनॉल का भी बना दोगे। कैसे बनाओगे इथेनॉल का, सीधी सी बात है, देखो फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच कैसे होते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम को भगा देंगे और खुद उसकी जगह पे आकर के ऐड हो जाएंगे कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन के 2 एटम्स बना लोगे, बना लिए कार्बन के 2 एटम्स। इसके बाद में इन दोनों ही कार्बन एटम्स के साथ आप क्या करोगे, हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये बेसिकली अब आपके पास क्या आया है, ये आया है इथेन। ये क्या आया आपके पास, इथेन। C2H6 आपके पास आया है। ये क्या बना है, इथेन, C2H6। लेकिन हमें तो क्या चाहिए है, इथेनॉल चाहिए है। तो इथेनॉल कैसे बनेगा, इस हाइड्रोजन एटम को हटा करके OH ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। अब आपको ये वाला स्ट्रक्चर अगर पता है तो अब आप क्या कर सकते हो, आराम से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है इथेनॉल बनाने का, कि सबसे पहले बनाओ इथेन, इथेन में से एक H एटम को हटाओ और उसकी जगह पे अल्कोहल लगा दो तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो C2H6 बनाना आपको आता है, इथेन बनाना, उसके साथ बाद में क्या बना दिया है, इथेनॉल भी बना दिया है। अब आप क्या करोगे, सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है ना कुछ इस तरीके का आप बना लोगे कि आपने यहाँ पे क्या लिया है, कार्बन का एक एटम लिया है, यहाँ पे आपने कार्बन का दूसरा एटम लिया है। हर एक कार्बन एटम का यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, आप बोल सकते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो इसका होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और आप बोल सकते हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन एटम के मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। कौन कौन से, 1 2 3 और 4। सिमिलरली जो ये कार्बन एटम है इसके भी मैं क्या करने वाली हूं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने वाली हूं। एक ये, अच्छा एक ये, ठीक है ना, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये बना दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन एटम है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 और H एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 H एटम्स बना दोगे और उनका एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दोगे, और ऐसे गोले गोले बना करके क्या करोगे, आप बता दोगे सामने वाले को कि देखो ये जो कार्बन एटम है वो 3 H एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। 3 H एटम्स के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं अलॉन्ग विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है इस वाले कार्बन एटम के साथ, मतलब दोनों ही कार्बन एटम्स अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसीलिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर इसके बाद में इस कार्बन एटम को आप नीचे एक H एटम के साथ जोड़ोगे और ऊपर दूसरे H एटम के साथ। एट द सेम टाइम इस कार्बन एटम को आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन के एटम के साथ भी क्या करोगे, जोड़ोगे। देखो ना यहाँ पे जो कार्बन का एटम है वो O एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीजन एटम बनाओगे और उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दोगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन के साथ हो रही है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग H एटम के साथ हो रही है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सभी के सभी एटम्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऑक्टेट डुप्लेट जो भी है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में, कुछ इस तरीके से। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा था कि सैंपल पेपर क्या करता है, सही डायरेक्शन देता है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में आपकी तैयारी होनी चाहिए।
ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक और पार्ट पूछा गया है इस सवाल में कि गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ऑफ ए का ए है क्या बेसिकली आपका C2, आप बोल सकते हो कि चलो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, C2H5O लिखते हैं, ठीक है। अब इसका होमोलोगस बनाना है तो एक जस्ट आगे का बना दो, एक जस्ट पीछे का बना दो। आगे का कैसे बनाओगे, प्लस CH2 कर देना। भाई जो आपके पास फॉर्मूला है ना कंपाउंड ए का, उस कंपाउंड ए के फॉर्मूले में आप एक अगर CH2 यूनिट ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा होमोलोगस सीरीज का। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C3H7 और आप बोल सकते हो कि O। एक पहले का बना दो, कैसे बनाओगे पहले का, इस फॉर्मूले में से एक CH2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा CH3O। तो आपने क्या करा, दो होमोलोगस बना दिए हैं कंपाउंड ए के, एक है C3H7O और दूसरा है CH3O। कैसे बनाया, आगे वाले को बनाने के लिए इसी फॉर्मूले में एक CH2 ऐड कर देना और इसके पीछे वाले को बनाने के लिए एक CH2 माइनस कर देना। तो एक प्लस करोगे तो आगे वाले का बनेगा जस्ट आगे वाला, एक CH2 माइनस करोगे इस फॉर्मूले में से कंपाउंड ए के फॉर्मूला में से इथेनॉल में से, तो एक पीछे वाला जस्ट पीछे वाला मेंबर बन जाएगा। तो बेसिकली आपने मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल बना दिए। भाई कार्बन एटम एक है तो मिथेनॉल होगा ना, दो कार्बन एटम है तो इथेनॉल, तीन कार्बन एटम है तो प्रोपेनॉल। तो मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल आपने बना दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, इट वुड कॉस्ट, फिजिक्स का सवाल है ये, बहुत अच्छा सा सवाल है कि इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.5 टू बाय 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा बेसिकली 1 किलोवाट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खरीदने के लिए इंसान को कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ₹3.5। फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिज जनरेटर हैज अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 किलोवाट। तो उसके पास जो जनरेटर है उसकी पावर यहाँ पे आपको दी गई है कितनी, 2 किलोवाट की। द जनरेटर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट दिस मैक्सिमम पावर फॉर 3 आवर्स। और टाइम कितना ले रहा है जनरेटर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, 3 घंटे ले रहा है। Now calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from the main electricity board। इस कंसेप्ट को समझना, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का है ये कि जो इंसान है वो 1 किलोवाट, आप बोल सकते हो कि 1 किलोवाट आर एनर्जी को खरीदने के लिए ₹3.5 खर्च करता है। उसके पास जो जनरेटर है वो जनरेटर की पावर कितनी है, उसकी पावर बताई गई है किलोवाट। भाई पावर जो है वो किलोवाट में आती है ना, पावर किसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट। तो उसके पास जो जनरेटर है उसकी पावर कितनी है, 2 किलोवाट है। और बोल रहा है कि वो जो जनरेटर है वो 3 घंटे काम करता है। तो जब 2 किलोवाट का, आप बोल सकते हो कि 2 किलोवाट पावर का जनरेटर 3 घंटे काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी बनाएगा, कुछ ना कुछ तो आप बोल सकते हो कि एनर्जी खर्च होगी। तो वो जो एनर्जी खर्च हो रही है उस एनर्जी के लिए इंसान को कितने पैसे और खर्च करने पड़ेंगे। भाई 1 किलोवाट एनर्जी के लिए उसको ₹3.5 देने पड़ते हैं। तो उसके पास जो जनरेटर है जिसकी पावर कितनी है, 2 किलोवाट की है, जब ये 2 किलोवाट का जनरेटर 3 घंटे चलता है तो जो एनर्जी खर्च हो रही है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उस एनर्जी के लिए इंसान को कितना पे करना पड़ेगा ये आपको पूछा गया है। तो पावर होता क्या है भाई, पावर आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कि कितने रेट से एनर्जी जो है ना कंज्यूम हो रही है। तो पावर आपको दी गई है जनरेटर की, कितनी दी गई है, 2 किलोवाट दी गई है। एनर्जी बोला गया है कि जब वो 3 घंटे चलेगा तब एनर्जी क्या होगी, आप बोल सकते हो कि लगेगी, खर्च होगी। तो टाइम आपको कितना दिया रखा है, 3 घंटे दे रखा है। ध्यान से सुनना कि भाई एक इंसान है जो कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर एनर्जी को खरीदने के लिए ₹3.5 देता है। उसके पास एक जनरेटर है जो कि पावर कितना रखता है, 2 किलोवाट का। जब ये 2 किलोवाट पावर का जनरेटर जलता है 3 घंटे तो एनर्जी खर्च होती है। अब जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उतनी एनर्जी के लिए इंसान को कितना पे करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंजम्पशन का रेट, कि कितने रेट में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी अपॉन टाइम। पावर कितनी दी हुई है जनरेटर की, 3 किलोवाट, तो पावर की जगह पे आपने ये लिख दिया।
एनर्जी कितनी वो खपत कर रहा है, मतलब एनर्जी वो कितनी ले रहा है ये हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालना ही है। टाइम कितनी देर तक चल रहा है आपका जनरेटर, आपका नहीं मतलब उस इंसान का जनरेटर कितनी देर चल रहा है, तो सवाल में दिया गया है कि भाई 3 घंटे क्या हो रहा है, वो जनरेटर चल रहा है, इसका मतलब टाइम कितना आएगा 3 आवर्स। अब क्या करोगे, इस पूरे को यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2 किलोवाट इंटू 3 आवर्स इज इक्वल टू एनर्जी, कितना जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 3 2 6 किलोवाट आवर। तो जब इंसान का 2 किलोवाट पावर का जनरेटर 3 घंटे चलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, 6 किलोवाट आवर एनर्जी। अब 1 किलोवाट एनर्जी को आप बोल सकते हो कि कंज्यूम करने के लिए कितना पे करना पड़ता है, 3.5 रुपया। तो इतनी एनर्जी 6 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए कितना पे करना पड़ेगा भाई, x। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू आप बोल सकते हो कि 3.50। बताओ हल हुआ सवाल। क्या इसमें जरा भी आपको कोई दिक्कत होनी थी, बिल्कुल नहीं होनी थी। कितना आ जाएगा आपका सवाल, मतलब कितना खर्च, मतलब कितना आंसर आएगा आपका, तो 21 रुपया। कितना आएगा भाई 21 रुपया। एकदम लड्डू सवाल था, इतना बेसिक सा फॉर्मूला लगना था बस ये वाला, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी का पार्ट, ये 1 मार्क का सवाल है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स। एक बच्चा जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म कर रहा है 20 मिनट के लिए। ठीक है, यूजिंग द सेम मेन्स सप्लाई ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। अब वो ये चाह रहा है कि सेम जो मेन सप्लाई है उसका यूज करके कि जो पानी का जो बॉइलिंग टाइम है वो कम हो जाए। इसका मतलब ये कि सेम केटल वो यूज कर रहा है, सेम मेन सप्लाई से वो क्या कर रहा है, बिजली ले रहा है, लेकिन अब वो ये चाह रहा है कि पानी को बॉईल होने में जितना समय लग रहा है वो समय क्या हो जाए, कम हो जाए। बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर का मतलब क्या है, बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर का मतलब ये है कि जितने समय में पानी बॉईल हो रहा है ना, वो समय जो ना थोड़ा सा घट जाए, यानी कि पानी जल्दी बॉईल हो जाए। अगर आप पानी को जल्दी बॉईल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो केटल आप यूज कर रहे हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। भाई देखो, पावर जो केटल है उसका तो काम ही यही होता है कि पानी को गर्म करना। अब अगर आप ही चाहते हो कि पानी जल्दी गर्म हो जाए तो इसके लिए आपको ऐसी केटल यूज करनी होगी जिसकी पावर अच्छी हो, सीधी सी बात है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ये चाहता है कि बॉइलिंग टाइम जो है पानी का वो कम हो जाए, यानी कि पानी जल्दी बॉईल हो जाए। तो to do so should he increase or decrease the length of the heating element, justify answer। अब आपको ये बताना है कि ऐसा करने के लिए उसको हीटिंग एलिमेंट जो भी होगा केटल में उसकी लेंथ को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा। देखो सीधी सी बात है, बच्चे के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है कि अगर उसको पानी जल्दी गर्म, अगर वो पानी को जल्दी गर्म करना चाहता है तो वो नई केटल खरीद करके ले आए जिसकी पावर क्या हो, अच्छी हो। नहीं, बिजली का बोर्ड भी वही है, केटल भी वही है, बस वो कर क्या सकता है, केटल में जो हीटिंग एलिमेंट की जो लेंथ है उसको वो कम ज्यादा कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि कम करे लेंथ को या ज्यादा करे, जिसकी वजह से जो पानी का जो बॉइलिंग टाइम है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब पावर का सबको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने बताया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V²/R। ये तो होता ही है, P = E/T। ठीक है ना। एनर्जी आप बोल सकते हो कि हीट के बराबर होती है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²R इंटू में T। तो नीचे का T ऊपर के T से क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या, पावर इज इक्वल टू I² इंटू R। ये भी एक फॉर्मूला है। I की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई, I की जगह पे आप V/R का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अरे यार, V = IR होता है ना, तो I की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, V/R लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू V/R का होल स्क्वायर इंटू R। तो कितना आ जाएगा, P = V²/R। तो उसी फॉर्मूले का तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कि P कितने बराबर होता है, V²/R के। अब यहाँ पे सवाल में साफ साफ बोला गया है कि मेन सप्लाई तो वो वही यूज करेगा। इसका मतलब जो V है वो तो क्या रहेगा, जो पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट रहेगा। V को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपके हाथ में क्या है, रेजिस्टेंस को चेंज करना। तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है L/A पे डिपेंडेंट होता है।
कि अगर आपने कंडक्टर की जो लेंथ है वो बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर आपने कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अगर आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे हमें मतलब है किससे, आर और एल से, कि अगर आपने कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर की लेंथ अगर आपने छोटी कर दी है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अब आर का हम ऐसा क्या करें। देखो सीधी सी बात है, हम क्या चाहते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग टाइम है वो कम हो जाए, पानी का बॉइलिंग टाइम कम हो जाए। इसका मतलब क्या कि पानी जल्दी बॉईल हो जाए। इसका मतलब क्या कि हम केटल की पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो हम पावर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि वी को तो हम चेंज करेंगे नहीं, वी कांस्टेंट है। हमें मतलब है किससे, पावर और रेजिस्टेंस से। तो पावर कैसे बढ़ सकती है, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस कैसे कम हो सकता है, जब हम लेंथ क्या करेंगे, छोटी कर देंगे हीटिंग एलिमेंट की। तो अगर हमने केटल की हीटिंग एलिमेंट की लेंथ क्या कर दी है, छोटी कर दी है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा भाई, छोटा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा तो पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब केटल जो है वो अब पानी को जल्दी बॉईल करेगी, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग टाइम है वो कम होगा। आई बात समझ में, यही चीज यहाँ पे बोली गई है। To reduce the boiling point using the same main supply, the rate of heat production should be large. We know that power is equals to V square by R. Since V constant है, R should be decreased. Since R is directly proportional to L, so length should be decreased. तो R भी कम होगा, R कम होगा तो पावर बढ़ जाएगी। और अगर पावर बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या कि हीट डिसिपेशन जो होगा, हीट प्रोडक्शन जो होगा, है ना, पावर अगर बढ़ रही इसका मतलब क्या कि हीट ज्यादा बनेगी, और जितनी ज्यादा हीट बनेगी उतने जल्दी पानी क्या होगा, गर्म होगा। भाई सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ। तो इसीलिए हमने बोला कि रेजिस्टेंस कम करोगे, लेंथ हमें बेसिकली कम करनी होगी, रेजिस्टेंस कम होगा और पावर क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं ये हमसे क्या बोल रहा है कि इन द अबव सर्किट इफ द करंट रीडिंग इन द एमीटर ए इज 2 एम्पियर्स देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1। हुआ ये है कि इस सवाल में आपके पास आया है एक सर्किट, और इस सर्किट में रजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो भी अजीबोगरीब तरीके से। रजिस्टर्स के अलावा एक बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट की, और लगा हुआ है साथ में एमीटर, और एमीटर की रीडिंग क्या है बताओ भाई, 2 एम्पियर्स है। इसका मतलब क्या कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, 2 एम्पियर्स का हो रहा है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि इस R1 रजिस्टर की, मतलब जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है, R1 हमने माना है, तो R1 की वैल्यू बताओ, यानी कि इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बताओ। अलग अलग रजिस्टर्स यहाँ पे लगा के रखे गए हैं। इसका कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम्स का, इसका है 6 ओम्स का, इसका है 5 ओम्स का, इसका है 10 ओम्स का, और इसका है पता नहीं, वो हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, एक बात बताओ, करंट आपको दिया गया है कितना, 2 एम्पियर्स का, वोल्टेज भी आपको दिया गया है कितना भाई, 30 वोल्ट। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम V इज इक्वल टू I इंटू R का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? क्यों, V दिया गया है, I दिया गया है, R हमें निकालना है। ये R कौन सा होगा भाई, ये R होगा R इक्विवेलेंट। पूरे सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमें निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, V और I की मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में आप बोल सकते हो कि हम बाद में वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करेंगे इन तीनों की, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, है ना। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पैरेलल कनेक्शन में है कि नहीं है। और पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल में आप बोल सकते हो कि कैसे रेजिस्टेंस को जो है ना ऐड किया जाता है, तो 1/R इक्विवेलेंट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1। भाई पैरेलल है ना, ये तीनों कैसे हैं आपस में, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से निकलेगा। इसका है 1/5, इसका है 1/10, और यहाँ पे कितना है 1/R1। क्या करेंगे, निकालो कॉमन फैक्टर, ये कितना आ जाएगा, 10R1 आ जाएगा।
5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10R1 आ जाए? आप बोलोगे कि मैम 2R1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कर दिया। 10 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 10R1 आ जाए? आप बोलोगे कि मैम R1 कर दो, ठीक है कर दिया। R1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10R1 आ जाए? तो आप बोलोगे कि मैम 10 कर दो, ठीक है कर दिया। कितना हो जाएगा? 2R1 प्लस R1 3R1, 3R1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10R1। ये क्या है? ये R डैश है, 1/R डैश है। घुमा दो, कितना हो जाएगा? R डैश इज इक्वल्स टू 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। क्लियर हुआ? अब ये जो R डैश है, ये बेसिकली R डैश हुआ क्या? ये आप बोल सकते हो कि अपना पहला R इक्विवेलेंट है, यानी कि जो जितने भी आपके 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, इन तीनों ही रेजिस्टर्स का हमने रेजिस्टेंस को क्या करा है? ऐड किया है, R इक्विवेलेंट निकाला है। इसका मतलब ये कि अब आप इन तीनों ही रेजिस्टर्स को हटा करके क्या कर सकते हो? एक बड़ा सा रेजिस्टर रख सकते हो। इन तीनों को ही हटा करके आप ये क्या कर सकते हो? एक बड़ा सा रेजिस्टर यहाँ पे रख सकते हो, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस होगा इतना, R डैश इज इक्वल्स टू 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। ऐसे ही तो हम सॉल्व करते हैं ना, कि इन तीनों का हमने R इक्विवेलेंट निकाला, कितना निकाला? इतना निकाला। इन तीनों को हटा करके हम क्या करेंगे? एक कॉमन रेजिस्टर रख देंगे, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? इस R इक्विवेलेंट के बराबर, यानी कि इतना होगा। अब ये वाला, और आप बोल सकते हो कि ये वाला और ये वाला, ये तीनों की तीनों क्या है? आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब R डैश यानी कि फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलने वाला है? तो 6 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1, ये R1 नीचे होना चाहिए, R1 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 6 12, तो 12 प्लस 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। ये क्या है? अपना फाइनल R इक्विवेलेंस आया है। अब इसको आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो, ठीक है ना। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 30, I की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आया? 12 प्लस, आप बोल सकते हो कि 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10, इतना ही हुआ ना। हाँ, अब हम क्या करेंगे? 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। 12 को यहां ले जाओ, कितना आ जाएगा? 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो कि 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10, कितना हो जाएगा? 15 में से 12 जाएंगे तो भाई 3 बचेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? जगह नहीं बची, यहाँ पे करते हैं। चलो, 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। इतने पूरे टर्म को आप यहाँ ले जाओगे, कितना हो जाएगा? 3 3 9R1 प्लस 3 10 30 इज इक्वल्स टू 10R1। R1 वाली चीजों को एक साइड कर दो, कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल्स टू 10R1 माइनस 9R1, कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल्स टू R1, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 30। और यही तो हमसे पूछा गया था कि भाई R1 निकालो, तो निकाल के रख देना, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना हलवा सवाल, बताइए। बेसिकली बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है, तो आपने क्या करा है? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है। फिर इन तीनों को हटा करके आप एक बड़ा सा रेजिस्टर रख देना, कॉमन रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इस R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल करके आ जाएगा? आपका इतना निकल करके आ जाएगा। इस पूरे को आप क्या करोगे? इक्वेट कर दोगे किसके साथ? V बाय I के साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है ना। चलिए, ये पूरा उसी का सोल्यूशन है और कुछ नहीं। इसके ऑप्शन में एक और सवाल है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि आपको इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R इक्विवेलेंट निकालना है, और इसके अलावा आपको टोटल करंट भी निकालना है। पोटेंशियल आपको दिया गया है 24 वोल्ट का है। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे, अगर आप R3 और R4 को देखो, सबसे पीछे से शुरुआत करा करो हमेशा। R3 और R4 को अगर आप देखोगे तो ये कैसे हैं? आपस में सीरीज में है ना। ये देखो ना, ये आपस में कैसे हैं? सीरीज में है। तो सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं?
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4 कितना हो जाएगा 6 प्लस स्टार कितना हो जाएगा 10 ओम्स। तो एक काम करो ना, इन दोनों को हटा करके अब आप क्या करोगे, एक कॉमन रेजिस्टर रख दोगे। ये कॉमन रेजिस्टर, ये कॉमन रेजिस्टर। भाई हमने इन दोनों को देख लिया कि सीरीज में है, इनका आर इक्विवेलेंट निकाले कितना 10 ओम्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा करके इनकी जगह पे एक कॉमन रेजिस्टर रख देंगे जिसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, इस आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा, दैट इज 10 ओम्स। अब ये जो है आप बोल सकते हो कि अच्छा अब इसको छोड़ो, इन दोनों को पकड़ो। ये दोनों भी तो कैसे हैं, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे निकालोगे इनका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 10 यानी कि 17 ओम्स। आई बात समझ में? तो यहां पे या एक काम करो ना, उल्टा करके निकाल लो। ये लो, इसको मत अभी पकड़ो, इसी को पकड़ो। इन दोनों को हटा करके, मतलब इन दोनों को हटा करके हमने कॉमन रेजिस्टर रखा जिसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, 10 ओम्स के बराबर है। अब इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये आपस में कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, नहीं है। तो कैसे निकालोगे इनका आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10। भाई पैरेलल में तो 1/10 ही निकलता है ना, 1/10 कितना हो जाएगा 2/10 यानी कि आर, ये भी एक्चुअली 1/R इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा 2/10, घुमा करके ले आओ ऊपर कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 ओम्स। तो इन दोनों की जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं, इन दोनों की ही जगह पे इनको हटा करके अब हम एक कॉमन रेजिस्टर रख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और बोल्ड बनाती हूँ, समझ में आएगा। इन दोनों को ही हटा करके अब हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन रेजिस्टर रख सकते हैं और इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा भाई, वो आएगा 5 ओम्स के बराबर। ठीक है। अब ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस ये वाला कितना है, इसका रेजिस्टेंस 5 आया है, तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई 12। तो आप बोल सकते हो कि इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो आर इक्विवेलेंट है, वो कितना है 12 ओम्स है। करंट कैसे निकालेंगे, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो V बाय R करने से I आ जाएगा, V कितना है भाई 24 है, R कितना आया 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 है ना, 12 2 24 तो 2 एम्पियर्स करंट। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत ही कहते हैं ना सड़ा सा क्वेश्चन, ये वही है। इतना बेसिक चीज़ें चल रही हैं, अच्छी बात है, वरना क्या होता है ना कि जो कॉम्बिनेशन वाले जो होती है ना चीज़ें रजिस्टर्स की, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो अच्छी बात है, बहुत डिटेल में नहीं गया है सिलेबस, मतलब CBSE। तो कुछ इस तरीके से है ना, इन दोनों को पहले उठा करके इनका निकाल लो, सीरीज में है तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 10 आ जाएगा, 10 ओम्स। तो इनको हटा करके एक कॉमन रेजिस्टर रख लो, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर यानी कि 10 ओम। अब इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों के बीच में मतलब ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 5 ओम्स। तो इन दोनों को हटा करके आप क्या करोगे, एक कॉमन रेजिस्टर रख दोगे जिसका रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो कि इन दोनों के आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा यानी कि 5 ओम्स होगा। अब इन दोनों को आप देखोगे तो ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, निकाल लेना कितना आएगा आर इक्विवेलेंट फाइनल आपका 5 प्लस 7 यानी कि 12। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 ओम्स और करंट कितना आ जाएगा 24/12 2 एम्पियर्स। इजी पीजी। तो जो अच्छा लगे वो कर लेना, ये उसी का सोल्यूशन है, आपके पास है ही सोल्यूशन, है ना। चलिए अब हम आ चुके हैं लास्ट अपने सेक्शन सी में, जिसमें कि आपके पास एक केस स्टडी आई है, पढ़ लेते हैं। अंसारी सर was demonstrating an experiment in his class with the setup as shown in the figure below. A magnet is attached to a spring. The magnet can go in and out of the stationary coil. Basically ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट का सवाल है ये। वही देखो हमने पढ़ा है कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो माइकल फैराडे आए थे, उन्होंने बोला था कि अरे यार इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। क्या हो सकता है कि क्या एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या करंट को इंड्यूस नहीं कर सकती है, इसलिए नाम पड़ा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि अंसारी सर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें उन्होंने क्या करा,
एक हार्ड सरफेस लिया है, उस पे एक स्प्रिंग फंसा करके रखी है, स्प्रिंग के दूसरे एंड पे जो है ना एक मैग्नेट फंसा के रखा है, बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को वो क्या कर रहे हैं, ये कॉइल लेकर के रखी है, इस कॉइल के अंदर बाहर ऐसे। अरे भाई स्प्रिंग से अटैच है ना, तो स्प्रिंग तो ऊपर नीचे होगी, स्प्रिंग ऊपर नीचे होगी तो जो मैग्नेट उससे जुड़ा है वो भी तो ऐसे ऊपर नीचे होगा ना। तो ऊपर नीचे होने से होगा क्या कि ये मैग्नेट कभी कॉइल के अंदर जाएगा, कभी बाहर आएगा, कभी अंदर बाहर होता रहेगा। और इस कॉइल को क्या करा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर से भी जोड़ के रखा है। गैल्वेनोमीटर का मैंने आपको फंक्शन समझाया था टॉपिक वाइज लेक्चर्स में कि क्या काम होता है कि करंट देखना कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे पता चलता है, डिफ्लेक्शन होता है। ये कांटा आपको, ये नीडल आपको दिखाई दे रही होगी, ये कांटा ऐसे 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 करता है। ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है बेसिकली बताती हूँ, रुको यहाँ पे देखो। A magnet is attached to a spring. The magnet can go in and out of the coil. तो बेसिकली होगा क्या, इस मैग्नेट के मोशन के कारण ये जो कॉइल है इसमें सर्किट बहेगा। भाई माइकल फेराडे यही तो बोल रहे थे कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करा सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्या करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। अरे कर सकती है, कैसे करेगी, ऐसे करेगी कि मैग्नेट क्या कर रहा है, ऐसे अंदर बाहर मूव करेगा। तो अगर मैग्नेट मूव कर रहा है, मैग्नेट अगर रिलेटिव मोशन में है, रिलेटिव मोशन बोले तो अगर मैग्नेट इस कॉइल के रिलेशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। ये बात सही थी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है और बदले में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है करंट को, लेकिन कंडीशन क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी चेंजिंग। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तब ही आप बोल सकते हो कि करंट इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे बेसिकली होने क्या वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, तो ये जो मैग्नेट है ना, ये कॉइल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो मैग्नेट है वो कॉइल के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि रिलेटिव मोशन में है, और जब ये रिलेटिव मोशन में रहेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई इसका मतलब क्या कि इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो भाई साहब गैल्वेनोमीटर बैठे हुए हैं ये बैठे थोड़ी ना रहेंगे, इनमें डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन ये बताएगा कि हाँ जो कॉइल है उसमें करंट आया है, सर्किट में करंट आया है। ठीक है, चलो। He lifted the magnet and released it to make it oscillate through the coil. Based on your understanding of the phenomena, answer the following questions. Phenomena क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है, फटाफट से क्या करोगे, आंसर दोगे इसका। What is the principle which Ansari sir is trying to demonstrate? Electromagnetic induction. अंसारी सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल को जो है ना डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। फिर व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। जब मैग्नेट ऑसिलेट करेगा तो फिर what will be observed when the magnet start oscillating through the coil, explain the reason behind this observation। अरे सीधी सी बात है ना, अगर मैग्नेट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेट, आप बोल सकते हो कि कॉइल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो कॉइल में फिर करंट आएगा ना। देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। करंट इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में, क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल जनरेट द इंड्यूस्ड करंट। और जो चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, भाई मैग्नेट मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन में है मैग्नेट कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो अगर वो मूव करेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर फील्ड चेंज होगी तो करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। सीधी सी बात है। कंसिडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल, पहले अंदर गया फिर बाहर गया। स्टेट two changes which would be made to increase the deflection in the galvanometer। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, क्या बताया मैंने कि करंट को मेजर करना कि भाई करंट सर्किट में हो रहा है फ्लो कि नहीं हो रहा। उसका डिफ्लेक्शन यही बताता है कि हाँ सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अगर नहीं डिफ्लेक्ट होगा इसका मतलब क्या कि सर्किट में करंट है ही नहीं, तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करेगा। तो बेसिकली हम ऐसा क्या करें कि जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो बेसिकली इंक्रीज हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लेकर के आओ, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, उतना ही डिफ्लेक्शन हो। भाई जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग करंट, और जितना स्ट्रॉन्ग करंट उतनी आप बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन। इसके अलावा जो टर्न्स है ना कॉइल में, कहाँ गए टर्न्स, ये जो कॉइल में टर्न्स हैं आप इनको भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। क्यों, भाई जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतने नंबर ऑफ कॉइल्स में करंट फ्लो होगा, जितना करंट फ्लो होगा उतना ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा।
अगर यार अगर आपके पास केवल एक कॉइल है, मतलब एक ही टर्न है कॉइल में, तो केवल एक टर्न में क्या होगा, आप बोल सकते हो कि करंट फ्लो होगा, है ना। और अगर मैंने इस कॉइल में 5-6 टर्न बना दिए तो इन 5-6 टर्न्स में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट ज्यादा फ्लो होगा। ज्यादा करंट मतलब क्या, ज्यादा डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। बच्चों वाली बात। इसी के ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन है कि इज देयर एनी डिफरेंस in the observations in the galvanometer when the magnet swings in and then out of the stationary coil, justify your answer। देखो सीधी सी बात है, जब हम मैग्नेट को कॉइल के अंदर या बाहर लेकर के जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में आप बोल सकते हो कि डिफ्लेक्शन होता है ना। ऐसा क्यों? सपोज जो मैग्नेट है अभी आप उसको ऊपर मतलब बाहर लेकर के गए हो, तो उस मैग्नेट की जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके हिसाब से इस सर्किट में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट के इंड्यूस होने के कारण जो गैल्वेनोमीटर है ना वो अपनी जगह से आप बोल सकते हो कि ऐसे हिलेगा, जैसे कि गैल्वेनोमीटर ये है, ये उसकी नीडल है। तो जब आप क्या करो, मैग्नेट को बाहर लेकर के जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। इस चेंज के कारण क्या हुआ, करंट इंड्यूस होगा। और करंट आप बोल सकते हो कि इंड्यूस हुआ जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मतलब गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसने बताया कि देखो करंट जो है ना फ्लो हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ, ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ। अब वो डिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो कि दोबारा रुक भी जाता है, वो जीरो पे भी आ जाती है सुई। क्यों? क्योंकि अब नीडल मतलब जो मैग्नेट है वो जा चुका है। जब मैग्नेट मूव करता है ना तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और चेंज के कारण ही करंट इंड्यूस होता है। अब अगर आप मैग्नेट को खींच करके लेकर के चले गए हो और आपने मैग्नेट को रोक दिया है तो मैग्नेट को रोकने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा, तो वो दोबारा से वापस आ जाती है नीडल अपनी जगह पे। फिर आप क्या करते हो, मैग्नेट को अंदर लेकर के जाते हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपने फिर से चेंज करी और इस बार जो चेंज आपने किया है वो अलग है। भाई जब आप पहली बार मैग्नेट को ऊपर लेकर के गए थे तो जो भी फील्ड में चेंज हुआ होगा वो अलग हुआ होगा। अब आप मैग्नेट को नीचे लेकर के आए हो तो अब जो चेंज हुआ होगा वो अलग हुआ होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, जो करंट है वो हो सकता है कि अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो। तो अब जो नीडल है जो पिछले बार यहां जा रही थी अब वो यहां जाएगी, दोबारा घूम के जीरो पे भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट को आप नीचे लेकर के आ गए, अब मैग्नेट रुक गया है, अब वो मूव नहीं कर रहा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अब चेंज नहीं हो रही है। चेंज नहीं होगी तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो नीडल जो है दोबारा से गैल्वेनोमीटर की जीरो पे आ जाएगी। आई बात समझ में? तो इन्हीं चीज़ों को बस अपने शब्दों में लिख देना है, काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आज हमने पूरा सैम्पल पेपर जो है वो एकदम निपटा दिया है। और इस सैम्पल पेपर को पूरा सॉल्व करने के बाद आपकी क्या एनालिसिस हुई है? भाई मेरी तो ये हुई है कि हमारी जो तैयारी अभी तक चल रही है ना वो एकदम सही डायरेक्शन में चल रही है, कि हम जो वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स ले रहे हैं, जो मैं आपको दे रही हूँ लेक्चर्स, उन लेक्चर्स में जो भी चीज़ें पढ़नी चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अगर मैंने आपको कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ाए होते तो इस चैप्टर में जो मतलब इस सेशन में जो सवाल आए हैं, इस सैम्पल पेपर में जो सवाल आए हैं फंक्शनल ग्रुप के, वो आपसे नहीं बनते। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनसे डेफिनेटली वो सवाल नहीं भी बने होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में था कि मैम होमोलोगस सीरीज आनी है, फंक्शनल ग्रुप नहीं आना है, क्या पढ़ा रही हो? अरे बिना फंक्शनल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज कैसे पढ़ोगे यार? ये कुछ चीज़ें ना लॉजिकल होती हैं, या टीचर का एक्सपीरियंस उसमें काम आता है कि अगर होमोलोगस सीरीज पढ़नी है तो जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ोगे कहाँ से समझ में आएगी होमोलोगस सीरीज? आई बात समझ में? तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो हमारी तैयारी चल रही है जिस डायरेक्शन में वो बिल्कुल सही चल रही है। जो भी आपके पास वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स आ रहे हैं उनको आप देखते जाना। अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक वाइज लेक्चर्स नहीं भी देख रहे हो, वैसे तो देखने चाहिए, लेकिन अगर नहीं देख रहे हो तो देख लो, अब देख लो। और कुछ नहीं हो पा रहा है तो वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स तो देख ही लो। सेशन के लंबाई पे मत जाया करो कि भाई इतना लंबा है, तो भाई आपकी क्लास भी तो बड़ी है ना, क्लास 10th में हो, आप बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हो, तो इसमें जो है ना लेक्चर्स की लेंथ पे मत जाओ कि 2 घंटे का या 3 घंटे का या 1 घंटे का। 1 घंटे का अगर मैं आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर बना करके दूंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो ही नहीं पाएंगी जो कि होनी चाहिए। और 3 घंटे का अगर मैं आपको दे रही हूँ, उसका मतलब क्या कि जितनी चीज़ें कवर होनी चाहिए वो सब उसमें होंगी। तो फायदा आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो उल्टा आप बोल सकते हो कि एक तरह से अगर मैं 1 घंटे का बना करके दूं आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर तो उसमें मेरा ही फायदा रहेगा, मेरी एनर्जी कम लगेगी ना। 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर निपटा दिया हमने, लेकिन उसमें नुकसान आपका होगा, और आपका नुकसान तो
कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो भी लेक्चर्स मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनको आपको एकदम मन लगा करके, ये सोच करके कि इन्हीं लेक्चर्स से हमारा उद्धार होने वाला है, यही सोच करके, यही मान करके आपको सभी लेक्चर्स को देखना है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में मिल करके आपके पास बहुत जल्दी जो है ना वन शॉट रिविजन लेक्चर्स आने वाले हैं फिजिक्स के दोनों ही चैप्टर्स के। तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी, magnetbrains.com। जैसे ही इस वेबसाइट को आप विजिट करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं, आपको नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।